माय यूट्यूब चैनल क्विक नॉलेज में पूनम। आज के इस वीडियो में मैं आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करेंगे। साथ में हम ये बताएंगे कि काउंसलिंग की प्रोसेस में आप किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर काउंसलिंग में अगर आप ज़रा भी चूक जाते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज आपके हाथ से निकल जाता है और कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो प्लीज़ इस काउंसलिंग प्रोसेस को आप बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं काउंसलिंग में जो भी BMS, BUMS, BHMS और BSMS, इसमें जब हमारा जो पहला प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस हमारा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में हमारी क्या होती है, बेसिक डिटेल होती है। बेसिक डिटेल हमारी ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और इसमें इन दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे बेसिक डिटेल में आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, ये सब आपका बेसिक डिटेल हो गया। लेकिन आपको ईमेल ID जो है और मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID डाला था, सेम आपको उसी चीज़ को आपको डालना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डाला था रजिस्ट्रेशन में आपको सेम वही डालना है। साथ में हमें ये भी बात का ध्यान रखना है कि हमें अपना PC या अपना लैपटॉप यूज करना है। हमें साइबर कैफ़े में जा कर के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो हम फ़ीस उसमें साइबर कैफ़े को हम उनको दे देते हैं और वो फ़ीस जो हमारा पेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट जो हमारी फ़ीस रिफ़ंड होती है तो उनके अकाउंट में आती है। तो कभी कभी साइबर कैफ़े वाले ऐसा भी करते हैं कि फ़ीस जो है हमें जल्दी उनको रिटर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमारा जो सेम अकाउंट पड़ेगा रिफंडेबल में, तो हमारा जो सेम फीस जो है वो अकाउंट में हमारा आ जाएगा। इसकी वजह से इससे हम क्या ध्यान देते हैं कि अपना लैपटॉप का या PC का यूज हम करते हैं। अब देखते हैं कि फ़ीस पेमेंट। अब फ़ीस पेमेंट पे हम आ जाते हैं। पेमेंट जो होता है हमारा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस दो तरीके से होता है। एक होता है फ़ीस आपका नॉट रिफंडेबल होता है, दूसरा होता है रिफंडेबल। तो सिक्योरिटी जो फ़ीस होती है वो हमारी क्या होती है, रिफंडेबल होती है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है हमारी रिफंडेबल नहीं होती है। अब फीस का हम देखते हैं। फ़ीस हमारा जो है फॉर डीम्ड के लिए जो हमारी फ़ीस है वो हमारी है 5,000 रुपये, और अदर देन डीम्ड के लिए हमारी जो फ़ीस है वो 1,000 है। अब फ्रेंड्स अदर देन डीम्ड हम समझेंगे कि क्या होता है। अदर देन डीम्ड में सेंट्रल AIQ के स्टेट के तहत जो एडमिशन होते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ये सब कॉलेज जो आ जाते हैं वो अदर देन डीम्ड। तो हम जो काउंसलिंग कराते हैं तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अदर देन डीम्ड की काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि फॉर डीम्ड में ऐसा नहीं है कि फॉर डीम्ड में हम काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। हम अगर दोनों काउंसलिंग एक साथ भी करा सकते हैं, अदर देन डीम्ड भी करा सकते हैं और फॉर डीम्ड भी हम दोनों काउंसलिंग एक साथ करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अदर देन डीम्ड में ही काउंसलिंग कराते हैं। अगर हम दोनों काउंसलिंग एक साथ कराएंगे तो जो फीस हायर होगी वो फीस हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं SC अदर देन डीम्ड का 1,000 है और फॉर डीम्ड का 5,000 है। SC ST OBC और PWD की जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 500 रुपये। अब फ्रेंड्स हम सिक्योरिटी अमाउंट की बात करते हैं। फॉर डीम्ड की अगर बात करें, फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ जो है जहाँ पे हमें एडमिशन लेना होता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, फॉर डीम्ड में हमारा जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 50,000 है। और अदर देन डीम्ड की अगर हम बात करें तो अदर देन डीम्ड में जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 10,000 है। तो ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया कि अगर हम अदर देन डीम्ड में अपना एडमिशन कराते हैं, जिसमें सेंट्रल है, AIQ है, स्टेट और गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर फ्रेंड्स हम दोनों चाहते हैं कि हमें दोनों काउंसलिंग हम एक साथ कराएं, तो इसके लिए हमें क्या फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। जो हायर फीस होती है फॉर डीम्ड की 50,000, और ये फॉर डीम्ड की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000, तो हमें कुल मिला के 55,000 रुपये हमें फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी अगर हम दोनों में अपना काउंसलिंग कराते हैं। देखिए अब काउंसलिंग का प्रोसेस में हमारा आपका जो फर्स्ट राउंड है, राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 आपका आता है मोपअप राउंड, और लास्ट का आपका जो होता है 4 राउंड होता है वो आपका
वैकेंसी राउंड। देखिए फ्रेंड, स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो फॉर डीम्ड के लिए ही होता है। स्टे वैकेंसी राउंड जब हम डीम्ड यूनिवर्सिटी का कराएंगे तो हमारा स्टे वैकेंसी राउंड होता है, जो कि प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग एडमिशन लेते हैं। लेकिन हमें मेन चीज़ हमें फोकस किस पे करना है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड और मोपअप राउंड तक का। तो चलिए अब देखते हैं कि राउंड फर्स्ट हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है। फर्स्ट की काउंसलिंग में हम देखते हैं चॉइस फिलिंग आता है। चॉइस फिलिंग आपको अपने अनुसार डालना है, मिनिमम एक कॉलेज आपको डालना है और मैक्सिमम एज मैनी कॉलेज अवेलेबल। जितने भी लिस्ट में आपके हैं 10, 20, 25 जितने भी आपके लिस्ट में दिया हुआ है साइट में, आप उतने कॉलेज अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि आप किस कॉलेज को 1 नंबर पे रखना चाहते हैं, 2 नंबर पे रखना चाहते हैं, 3 नंबर पे रखना, 4, ऐसे से आप अपना कॉलेज मैक्सिमम कॉलेज आप डाल सकते हैं जितने लिस्ट में है। उसके बाद ये चीज़ आपकी कंपलसरी है कि आपका अगर आप मिनिमम आपको एक डालना ही डालना है। अगर आपने मान लेते हैं कि आप कॉलेज नहीं डालते हो, कोई भी कॉलेज नहीं डालते हो चॉइस फिलिंग में, तो ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका जो भी उसमें है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसमें चॉइस फिलिंग आप कर लेते हैं तो यस कर देते हैं। यस करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, टेक प्रिंट, हम उसको प्रिंट ले लेते हैं, क्योंकि ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने चॉइस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेज के किस किस नंबरिंग पे डाले थे। अगर हम जैसे चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाता है, जो भी उसमें लिस्ट में कॉलेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाते हैं। अब आते हैं, अब जब रिजल्ट की बात करते हैं, राउंड 1 का जब रिजल्ट आता है, हम लोग ने क्या किया, चॉइस फिलिंग कर दी, एस कर दिया और लॉक्ड हो गया हमारा फॉर्म। उसके बाद हमारा राउंड 1 में जब रिजल्ट आया तो या तो आपको सीट मिल जाएगी या फिर आपको सीट नहीं मिली। अब मान लेते हैं आपको सीट मिल जाती है तो आप क्या करते हैं, सीट मिलने के बाद आप एडमिशन ले लेते हैं आप। और इसके बाद मान लेते हैं आपको सीट नहीं मिलती है तो आप फ्री एग्जिट कर लेते हैं। आपको कोई भी सीट नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, आपके पास कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। एक चीज़ है, मान लेते हैं आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है, फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाती है लेकिन आप चाहते हैं कि और भी अच्छा कॉलेज मिले, तो आप क्या करेंगे, फ्री एग्जिट करके आप गो फॉर अपग्रेडेशन कर देंगे, फ्री एग्जिट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करें तो फ्री एग्जिट कर देंगे और गो फॉर अपग्रेडेशन कर देंगे। अब देखते हैं कि राउंड सेकेंड में क्या होता है। राउंड सेकेंड में 2 चीज़ें, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन राउंड 1 का करा रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराने हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने हैं। राउंड हमने क्या किया, चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया था तो आप सोचे कि हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। नहीं फ्रेंड्स, आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब चॉइस फिलिंग आपने कर दिया, जब आपका रिजल्ट है, मान लेते हैं आपको सीट अलॉट हो जाती है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सीट अलॉट हो गई तो वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। पर जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उनको किसी कारणवश सीट अलॉट नहीं होती है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था लेकिन किसी रीज़न उनको मार्क्स के आधार पे या कुछ कॉलेज कि अवेलेबल ना होने की वजह से उनको जो है सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिलती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो उन्हें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट मिली थी उसमें वो जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। इस बात का उन्हें ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड की सीट इज रिजर्व 5 डेज, 5 दिन के अंदर, सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद 5 दिन के अंदर वो जा कर के जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में उनको सीट अलॉट हुई थी उस कॉलेज में जाके वो एडमिशन ले सकते हैं। साथ में अब बताते हैं कि अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन, जो उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था तो उनको न्यू सीट अलॉट हो गई, टेक एडमिशन, वो अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपना एडमिशन
ले सकते हैं। लेकिन अगर उनको सीट अलॉट नहीं होती है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, तो क्या कर सकते हैं, गो फॉर मोप अप राउंड, तो अब मोप अप राउंड में जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक चीज़ हम और बता रहे हैं, अगर मोप अप राउंड में अगर आपने राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में नहीं कराई, आपने राउंड सेकेंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आप सीधे मोप अप राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आप मोप अप राउंड का डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का भी रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो या आपने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपको मोप अप राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। राउंड का हम देखते हैं। मोप अप राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं करा रखा है फर्स्ट राउंड सेकेंड, तो आप मोप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। एक तो मोप अप राउंड में आप ये देखेंगे कि ये अप्लाइड फॉर अपडेशन, जिन्होंने सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था पर उनके अनुसार कॉलेज नहीं मिला, तो अपडेशन के लिए, तो अगर उन्होंने एप्लीकेशन के लिए मोप अप राउंड कराया और उन्हें गॉट न्यू सीट और उन्हें नया कॉलेज एडॉप्ट हो जाता है उनके अकॉर्डिंग, तो उस नए कॉलेज में वो अपना एडमिशन ले लेंगे और फिर उसके बाद की काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, नो काउंसलिंग। फर्दर क्या होता है कि उन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कराई, और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी उनको सीट रिजर्व थी और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी सीट रिजर्व थी, लेकिन उन्होंने किसी भी राउंड की काउंसलिंग जो सीट उनको अलॉट हुई थी उसमें उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। एडमिशन नहीं लेने पे क्या होता है, इन फ्यूचर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी काउंसलिंग। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और अलॉट होने के बाद तीनों काउंसलिंग के बाद अगर आपने कोई सीट नहीं लिया है, तो आप फर्दर किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के मोप अप राउंड तक की काउंसलिंग आप कराइएगा। देखिए, जो हमारी कॉलेज का जो अलॉटमेंट होता है वो हमें फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में ही हमें सीट अलॉट हो जाती है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि मान ली मोप अप राउंड की काउंसलिंग आपने कराई पर आपकी इच्छा अनुसार कॉलेज जो है नहीं मिला, आप चाहते हैं कि जो हमारा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ था, आप उसी कॉलेज को आप अलॉट करना चाहते हैं, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मोप अप राउंड के रिजल्ट के 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस कॉलेज में जाके आपको उन कॉलेज वालों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर काउंसलिंग में 1-2 बातें अगर आपकी मिस्टेक हो जाती हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको सही अलॉटमेंट अपने अनुसार जिस आप चाहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले, वो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। फिर जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर का हमें चॉइस फिलिंग में नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेट अपना खुद का काउंसलिंग कराता है। साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी यही था कि पिछले साल ऐसा हुआ था कि काफ़ी कॉलेज जो थे वो काउंसलिंग से बाहर हो गए थे। उन्होंने अपनी खुद की आयुष काउंसलिंग से बाहर होने के बाद अपनी काउंसलिंग कराई थी। 3rd या 4th राउंड में 2-3 कॉलेज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आपको JNK का फॉर्म में फिलअप नहीं करना है, बाकी आपको सारे स्टेट के कॉलेजों को आपको फॉर्म में फिलअप करना है। हम आपके पास इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। काउंसलिंग तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।